हेलो स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? जो सिर्फ किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल या फिर अमाउंट पे डिपेंड करती हो, वो उस सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड नहीं करती। और हमने दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, एक था रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर और दूसरी थी ऑस्मोटिक प्रेशर। अब थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो, सारे के सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों पढ़ रहे हैं कि हम एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर रहे हैं और उसी की वजह से जो आपका नेट सॉल्यूशन बना है उसमें क्या चेंज आया। ठीक है, तो पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपने बताया कि जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, लोअर हो जाता है। क्लियर है? सेकंड में आपने ऑस्मोटिक प्रेशर का जिक्र किया। अब थर्ड पढ़ते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। एलिवेशन मीन्स इंक्रीज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट आप उस टेम्परेचर को बोलते हो जिसके ऊपर किसी लिक्विड के वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर दोनों बराबर हो जाते हैं। क्लियर है? सबसे पहले आप ग्राफ ड्रॉ करोगे। आपने एक कंपोनेंट ले लिया वेपर प्रेशर और यहाँ पे ले लिया टेम्परेचर। तो देखो क्या बताओगे कि जो सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट प्योर, तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा था। ठीक है, लेकिन जैसे आपने इस सॉल्वेंट में सोल्यूट के पार्टिकल ऐड कर दिए, उसका वेपर प्रेशर वो घट गया, सॉल्यूशन का घट गया। ठीक है, ये बना दिया आपने। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज होता है। क्लियर है? ये तुम्हें पता है कि सॉल्यूशन का टेम्परेचर डिक्रीज क्यों हुआ, वेपर प्रेशर क्यों घटा? क्योंकि पहले सॉल्वेंट के पार्टिकल ज़्यादा थे सरफेस के ऊपर और वो सारे के सारे वेपर्स में कन्वर्ट हो गए थे। लेकिन जैसे आपने कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया तो सरफेस के ऊपर कुछ एक पार्टिकल सोल्यूट के भी आएंगे और वो वेपर्स में कन्वर्ट हो नहीं पाएंगे, तो इसलिए उसका जो वेपर प्रेशर है नेट है वो कम हो जाता है। क्लियर है? और जो चेंज आया है टेम्परेचर में उसे बोलेगा आप डेल टी बी, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि कितना टेम्परेचर वो इंक्रीज हुआ है। पहले जो सॉल्वेंट था वो यहाँ पे बॉयल हो रहा था इस टेम्परेचर पे, और अब जो सॉल्यूशन है वो जाके इस टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है। तो ये क्या हो गया, डेल टी बी, कि इतना टेम्परेचर वो बढ़ गया तब जाके सॉल्यूशन है वो बॉयल होना स्टार्ट हुआ है। क्लियर है? तो देखो इसने बता दिया व्हेन द वेपर प्रेशर 50 देन सॉल्यूशन बॉयल, और एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर होते ही जो चीज़ है वो बॉयल करना स्टार्ट कर देगी। देखो डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिलिटी। स्मॉल एम क्या होता है, मोलिलिटी। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा देते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं कांस्टेंट के बी। ठीक है, के बी क्या होता है, एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। अब सेकंड चीज़ आती है कि जब भी आप कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेके आते हो तो उसे भी डिफाइन करना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे आप इसे डिफाइन करोगे तो क्या करोगे, जो भी इसके साथ जितनी भी टर्म है उन्हें आप यूनिटी बना दो, मतलब मोलिलिटी वो 1 ले लो। तो क्या हो जाएगा, डेल टी बी इक्वल टू के बी। देखो ठीक है, नेक्स्ट देखें। अब देखो जो चेंज इन टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके वेपर प्रेशर के। अगर वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, दूसरी अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, रोल्स लॉ क्या कहता था पीछे, कि जो भी किसी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है इज इक्वल टू वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन। ये जो प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर है वो हर कंपोनेंट का कांस्टेंट होता है। तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। क्लियर है? तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन। क्लियर है? अब डेल टी बी इज डायरेक्टली टू द, अगर ये इसके डायरेक्टली है तो आपका जो चेंज इन टेम्परेचर है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अब इस टर्म को वहाँ पे आप रख दो, डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू एक्स टू
डेल टी बी इजिकल टू के बी इंटू N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। मोल फ्रैक्शन कैसे लिखते हो, नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट सोल्यूट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल। अब देखो N2 है सोल्यूट और N1 है सोलवेंट, सोलवेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो N1 प्लस N2 का आप नियरली N1 मान सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया के बी इंटू N2 डिवाइड बाई N1। सेकेंड देखो, अब अगर नंबर ऑफ मोल को देखें तो आप कैसे लिख सकते हो, N2 डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल गिवन वेट डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट, ठीक है। देन डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू M1 इंटू N2 डिवाइड बाई W1। अब M क्या है, मोलिकुलर मास है, और मोलिकुलर मास क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है हर कंपोनेंट का। तो इन दोनों की जगह पे आप एक और जो भी है कांस्टेंट ले आए, ठीक है, ये चीज़ कांस्टेंट हो गई। अब क्या होगा, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू N2 डिवाइड बाई W1। क्लियर है। देखो अगर डेफिनेशन देखो तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन गिवन वेट ऑफ सोलवेंट, W1 क्या है यहाँ पे, गिवन वेट ऑफ सोलवेंट है, और ये किसका फॉर्मूला होता है, मोलिलिटी का, पीछे पड़ा है। तो आपका जो डेरिवेशन है डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, ये आ गया जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो आप बता दो कि डेल टी बी क्या होता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, के बी है मोलल एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। कई बार पूछ लेते हैं एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट है वो कहाँ पे यूज होता है, तो कहाँ पे बताओगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में यूज होता है। एम है मोलिलिटी। अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि अगर आपने मोलिलिटी ले ली 1 तो डेल टी बी इक्वल टू के बी, तो क्या बताओगे कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वेन मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिटी, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला ड्राइव करते हैं क्वेश्चन के लिए ही। क्या करोगे आप, यहाँ पे बस मोलिलिटी का फॉर्मूला लिख दो, W2 डिवाइड बाई M2 इंटू 1000 बाई W1। क्लियर है। W2 है गिवन वेट ऑफ सोल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, और ये है गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है। नेक्स्ट आता है भाई मोलिलिटी इज बेटर देन मोलरिटी। आपने पहले भी पढ़ा है, क्योंकि जो मोलिलिटी है वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती, जबकि जो मोलरिटी है वो उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ तक करने, आज इसके जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करने, नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे।